क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन गैस, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट टू प्रोड्यूस एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स। देखो क्या है, H2 है, इसमें से आपने क्या पास करी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये क्या हो गया, डिसोसिएट होके H एटम बन गए, मॉलिक्यूल से एटम बन गया, ठीक है बात है। दीज एक्साइटेड एटम्स, ये जो एटम्स हैं ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में चले गए मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से उठ के ऊपर हायर शेल्स में चला गया। तो क्या होगा फिर, ये मान लो हाइड्रोजन का शेल्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर चले गए ऐसे एक्साइट होके, तो क्या होगा, ऊपर एक्साइटेड स्टेट तो अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेंगे ना, ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे, अलग अलग शेल में नीचे ऐसे गिरता रहेगा। ओके, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या रेडिएट करेगा, एक फोटोन, एक फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन तो लाइट ही होती है, लाइट एमिट करेगा, उस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ एनर्जी होगी। ओके, these excited atoms emit electromagnetic radiations of discrete frequencies, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा। विच कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला। ये जो न्यू बार मतलब वेव नंबर, ये किसका सिंबल है, वेव नंबर का, ये हमने लिखा था पहले, न्यू बार इज सिंबल ऑफ वेव नंबर। तो बोल रहा है कि ये जो फोटोन है इसका वेव नंबर क्या है, 10967 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 है लोअर शेल, ये जनरल बोला गया है, हायर शेल को n2 बोला है, लोअर शेल को n1 बोला है। तो जब n2 से n1 में गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो वेव नंबर क्या होगा, दिस इसका यूनिट मीटर इनवर्स होता है, दिस मच। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। व्हाट पॉइंट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम कैन बी यूज्ड टू अराइव एट दिस फॉर्मूला। बोहर के जो पॉस्टुलेट्स थे, कौन से पॉस्टुलेट्स बोहर के ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को पहुंचने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स डिराइव द अबव फॉर्मूला, आपको इसकी डेरिवेशन पूछी गई है, इस फॉर्मूला के डेरिवेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक फोटोन एमिट करेगा, तो लाइट ही है, उस लाइट का वेव नंबर का फॉर्मूला निकालना है आपको। ओके, चलो देखो, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कैन बी यूज्ड टू अराइव। अब इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज आंसर करना है। पहले उसने पूछा कि वो पॉइंट बताओ बोहर के, वो कौन से पॉइंट है जो इस फॉर्मूला को डिराइव करने में हेल्प करेंगे। तो पहले आपको फॉर्मूला बताना, पॉइंट बताने पड़ेंगे, कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास किस में घूमते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। while revolving in a stationary orbit the electron neither loses energy nor gain energy, its energy is fixed। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और फोटोन। इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करोगे हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में, तो इट जंप्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, तो वो नीचे से ऊपर चला जाता है। वो कहाँ जंप करेगा वो तो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी आपने उसको सप्लाई करी है, हायर शेल में चला जाएगा। फिर क्या, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल। जो वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। तो ये पॉइंट्स हैं जो बोहर के यूज करने हैं हमको, ठीक है। अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। देखो, इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ये पॉइंट ध्यान रखना, जो बोहर के हमने फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे। मतलब जो भी स्पीशी है उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। हीलियम पे नहीं लगेंगे फॉर्मूले, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ नहीं लगने वाले फॉर्मूले। कहाँ लगेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। कौन से होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लगेंगे बोहर के फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एनर्जी का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth शेल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 2π² me⁴k²z²/n²h²। ये फॉर्मूला हमने बोहर का डिराइव किया था, यस और नो।
where m is mass of electron, h Planck's constant, k Coulomb's constant, e है charge on electron. Okay, so this is energy of an electron in nth shell. When an electron falls from n2 shell to n1 shell, दो शेल हैं, एक हायर शेल n2, लोअर शेल n1, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर वाली एनर्जी को हम बोल देते हैं En2, नीचे वाली एनर्जी को En1. तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, En2 माइनस En1, यस और नो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ही वो रिलीज करेगा, तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, En2 माइनस En1. अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है रिलीज हो गया, ये रिलीज होके क्या बन गया, फोटोन, डिफरेंस ऑफ एनर्जी फोटोन बन गया ना. अब जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, En2 माइनस En1. क्लियर है बातें? देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज En2 माइनस En1. एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लैम्डा. En2 का वैल्यू ये En, मतलब हमने वो N2 और N1 की वैल्यू बस पुट कर दी ऊपर वाले फॉर्मूला में. अब क्या करिए, N को रीअरेंज कर लिया, कॉमन निकाल, लैम्डा मतलब वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर पुट कर दिया, आ गया ये वेव नंबर. फिर रीअरेंज कर लिया अगेन इसको, टर्म्स को, तो न्यू बार इतना आ गया. फिर क्या करो, इनमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो आप. सीजीएस यूनिट्स में पुट किया है इसको, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. तो सीजीएस में इनकी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, दिस मच. सो ये वैल्यू आ जाएगी जब आप इसकी वैल्यू से पुट करोगे तो हो गया प्रूफ. और हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर. ऊपर ना मैंने मीटर इनवर्स बोल दिया था, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. हो गया डिराइव. नेक्स्ट, calculate the energy and frequency of radiation emitted when electron jumps from n is equal to 3 to n is equal to 2 in an hydrogen atom. ठीक है. अब क्या, ऊपर तो उसने n1 और n2 की फॉर्म में पूछा था, अब क्या बोल रहा है वो, थर्ड शेल से सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन गिर गया तो फोटोन एमिट होगा, उस फोटोन की क्या पूछ रहा है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी. इस एनर्जी की, इस फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पूछा है. कैसे करेंगे देखो, for hydrogen energy of electron revolving in nth shell around the nucleus is given by this. ये होता है फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए, nth शेल में एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में गिरेगा तो फोटोन की एनर्जी कितनी इमिट होगी, E3 माइनस E2. E3 का फॉर्मूला क्या है, दिस इज E3, दिस इज E2, डिफरेंस आ गया इतना. दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन. फोटोन की एनर्जी एक पार्ट तो हमने कर ही दिया, लो निकाल दी फोटोन की एनर्जी. फोटोन एनर्जी किसकी इक्वल होता है, h इंटू न्यू. तो न्यू कैसे आएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय h की वैल्यू आपको पता है, तो न्यू आ जाए. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट क्या लगा है यहाँ पे, कि जब फोटोन ऊपर से नीचे गिरेगा तो जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल अगर गिरता है तो एक फोटोन एमिट करता है, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, जितना एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है. ये कॉन्सेप्ट है बस. ठीक है. नेक्स्ट, what is the experimental evidence in support of the idea that electronic energies in an atom are quantized? Okay. ये बोल रहा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि जो एटम्स में एनर्जीज होती है वो क्वांटाइज्ड होती हैं. देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज का मतलब क्या है पहले ये समझो. जैसे देखो, ये एटम थे ना, ये एटम के एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है इन शेल्स की जो एनर्जी है, इट हैज ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज. यहाँ पे वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. सो व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ एनर्जी, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 1, ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल में क्या आएगी, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। थर्ड शेल में -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। कैन एनर्जी हैव वैल्यू बिटवीन -3.4 टू -13.6? नो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो -13.6 होगी, उसके बाद सीधा -3.4 हो सकती है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती वैल्यू कि -13.6 है, इसके बीच में कुछ हो गया -13.5, लगातार नहीं हो सकता वैल्यूज। समझ में आ गई बात? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज, एनर्जी की वैल्यूज डिस्क्रीट होंगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज आर क्वांटाइज। इसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट द रेडिएशंस हैव डेफिनेट वेवलेंथ और एनर्जी। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। देखो, ये ना हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें ये बात आएगी, पर क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो समझ लेते हैं। देखो, मैं बस तीन ही एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए ऊपर, मान लो आपके पास यू हैव अ सैंपल ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना, आपके पास सैंपल ऑफ एटम है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड में एक्साइट हो गए, थर्ड शेल में। अब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे, मान लो थर्ड से सेकंड गिरा, तो एक फोटोन एमिट करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा ना, इस फोटोन की क्या होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी गिर सकता है, इस फोटोन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, इसको मैं बोल देता हूँ λ1, इसको बोलते हैं λ2। फिर फोटोन यहां गिर गया, तो फिर यहां से वापस यहां भी गिरेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक वेवलेंथ एमिट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, λ3। अब क्या ना, ये जो फोटॉन्स आएंगे इनको फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइट इस फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती है, तो आपको वहां पे अलग अलग वेवलेंथ होती है, λ1, λ2 और λ3। आपको 3 वेवलेंथ रिकॉर्ड हो जाएंगी, λ1, λ2 और λ3। इन तीनों के अलावा और कोई वेवलेंथ रिकॉर्ड नहीं होने वाली। समझ में आई बात? ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल λ1 इज सपोज 4000 एंगस्ट्रॉम, सपोज, ठीक है ना। λ2 इज सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम, λ3 इज सपोज 6000 एंगस्ट्रॉम, सपोज। आपको कोई भी वेवलेंथ नहीं मिलेगी विच हैज वेवलेंथ बिटवीन 5000 टू 4000। इसके बीच में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फोटोन का उतना एनर्जी रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि फोटोन इस एनर्जी से इस एनर्जी पे गिरा, तो जो एनर्जी एमिट होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी इतनी ही आएगी। अगर ये एनर्जी लेवल्स कॉन्टिन्यूस होते, देखो ये क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एक एनर्जी यहाँ, एक एनर्जी यहाँ, एक एनर्जी यहाँ, ये है डिस्क्रीट। अगर कॉन्टिन्यूस होता तो क्या होता, लगातार ही होता, एनर्जी लेवल्स यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते ना। बहुत सारे एनर्जी लेवल अगर होते तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन सब में ट्रांजिशन करता। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिरा तो कुछ वेवलेंथ आती, फिर यहाँ से यहाँ गिरने भी कुछ वेवलेंथ आती, यहाँ से यहाँ गिरने भी कुछ वेवलेंथ आती। ऐसे आपको बहुत सारी वेवलेंथ मिलती, यस और नो, बहुत सारी वेवलेंथ मिलती है। और वो कॉन्टिन्यूस, जितने ज्यादा पास पास ये एनर्जी लेवल्स होंगे उतनी ज्यादा पास पास ये वेवलेंथ। और ये अगर बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ही हो गए, इतने पास हो गए कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही गए, कॉन्टिन्यूस ही हो गए, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। पर जो आप स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हो ये क्या है, डिस्क्रीट है। एक वेवलेंथ मिली, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, बस इसके बीच में कुछ मिलता नहीं है। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज वर ऑल्सो क्वांटाइज्ड। समझ में आ गई बात है, कॉन्सेप्ट क्या है, यही लिखा है देखो। रेडिएशंस आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है बात। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेवल्स में ट्रांसफर करता है तो रेडिएशन ऑब्टेन होती है। एज द रेडिएशंस हैव डेफिनेट वैल्यू, उन रेडिएशंस की एनर्जी की वैल्यू क्या है, डेफिनेट है। चाहे आप एनर्जी की वैल्यू कह लो, चाहे वेवलेंथ की वैल्यू कह लो, डेफिनेट है। बात तो एक ही है ना, जो फोटोन एमिट हुआ उसकी एनर्जी डेफिनेट है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ डेफिनेट है, बात तो एक ही है ना। दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन बिटवीन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। अगर फोटोन की एनर्जी फिक्स है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में हुई है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज क्या है, क्वांटाइज्ड है। दे कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। इज द प्रूफ।